हेलो दोस्तों, स्टडी हब पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी एमसीक्यूज के नाम से। इस प्लेलिस्ट में आप इस लेक्चर सीरीज के सभी लेक्चर्स देख सकेंगे। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इन सभी का हिंदी में भी अच्छे से अनुवाद करके बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो भी आप इन लेक्चर्स का इक्वली बेनिफिट ले सके। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन द कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन। निम्न में से कौन सा भारत का एक तट है, कोस्ट है, जो कि कृष्णा नदी के डेल्टा व केप कोमोरिन के बीच में आता है। अब यहाँ पे भारत के नक्शे में आप देखिए, यहाँ पे है कृष्णा नदी का डेल्टा। डेल्टा वह क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई भी नदी किसी समुद्र या फिर महासागर में मिलती है। और यहाँ पे है हमारी केप कोमोरिन। तो इसके बीच का जो ये तट है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, कोरोमंडल कोस्ट। इसके साथ साथ आप दूसरे कोस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ सिरकर, उत्तरी सिरकर जो है, यहाँ पे महानदी का डेल्टा है और ये कृष्णा नदी का डेल्टा यहाँ पे हो गया। तो इसके बीच के तट को हम बोलते हैं नॉर्थ सिरकर के नाम से। ये उत्कल प्लेन हो गया पूरा का पूरा, जो उड़ीसा का हमारे राज्य का तट है, इसको हम पूरे के पूरे को उत्कल प्लेन बोलते हैं। कच्छ प्लेन, कोस्ट, या फिर ये यहाँ पे हो गया किश्तवाड़ कोस्ट, ये हो गया। अब कोंकण आता है हमारा पूरा महाराष्ट्र से लेके नीचे कर्नाटक राज्य के साउथर्न तक, साउथर्न टिप तक, जहाँ पे कर्नाटक राज्य का तट खत्म होता है। और फिर यहाँ से जो केरल का पूरा तट है, इसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। और ये केप कोमोरिन हमारे भारत के मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी के पास है। लेकिन अगर अगर ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वहाँ पे हमारा आंसर केप कोमोरिन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अंडमान निकोबार को भी कंसिडर करें तो यहाँ पे ये जो दक्षिणतम बिंदु है, ये इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अब ये अगर मेनलैंड की बात हो रही हो कि मेनलैंड में कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, तो ये केप कोमोरिन होगा। लेकिन समूचे भारत के अंदर अगर बात की जाए तो पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि इंदिरा ये जो हमारी अंडमान निकोबार है, ये भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, ये भी हमारे भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये चीज़ें आपको दोनों के दोनों डिफरेंस यहाँ पे याद रखने हैं, मेन लैंड का भी और होल इंडिया का भी। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, बे ऑफ बंगाल इज कनेक्टेड विद पाक बे थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से कौन सी एक बॉडी है जो बंगाल की खाड़ी व पाक की खाड़ी को जोड़ती है। तो दोबारा से अगर हम भारत के नक्शे में चले तो यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पे है पाक की खाड़ी, और इधर है ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल का एरिया। अब इन दोनों क्षेत्रों को, पाक की खाड़ी को और बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला यहाँ पे है एक स्मॉल वाटर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट क्या होते हैं? मान लीजिए दो ये लैंड एरिया हैं, अब इनके बीच में से ये पूरा का पूरा सी एरिया है या फिर ओशियन एरिया है। अब ये जो नैरो वाटर बॉडी इन दोनों में लैंड के बीच में आई, जो इन दोनों लैंड को सेपरेट कर रही है, इसको हम स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो इस वाटर बॉडी को हम स्ट्रेट बोलेंगे। और ये जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो स्ट्रेट आता है, इसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और यही हमारे बंगाल की खाड़ी व पाक की खाड़ी को अलग करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाक स्ट्रेट। अब एक चीज़ और है कि ये जो पाक स्ट्रेट है, इसकी चौड़ाई 53 से लेके 82 किलोमीटर तक है। ये घटती बढ़ती रहती है क्योंकि समुद्र का लेवल ऊपर और नीचे जाता रहता है, अप टाइड और लो टाइड जिसको हम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द मालवा प्लेट्यू आर करेक्ट। निम्न में से कौन कौन से कथन मालवा प्लेट्यू के बारे में सही हैं? पहला दिया हुआ है, इट इज ए प्लेट्यू ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। इसकी जो पठार की जो उत्पत्ति है वह वोल्केनिक है। इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ गुजरात। यह गुजरात की ईस्टर्न यानी कि पूर्वी साइड है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज 500 मीटर। जो इस पठार का एक तरीके से औसत ऊंचाई है वह 500 मीटर है। इट हैज ए स्लोप टुवर्ड द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ इस प्लेट्यू का झुकाव है। अब यहाँ पे हमारे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये चारों की चारों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही लिखी हुई है। तो आप इनको दोबारा देख सकते हैं कि इस पठार का वोल्केनिक ओरिजिन है। इसके साथ साथ जो डेक्कन का पठार है, दक्कन का पठार जो है, इसका भी वोल्केनिक ओरिजिन है। और यह गुजरात के ईस्टर्न साइड में आता है और पूर्वी साइड में, जो कि हमारा मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा ये राजस्थान का एरिया पड़ता है। और इसका जो एवरेज, इसकी जो औसतन ऊंचाई है प्लेट्यू की, वह 500 मीटर है। और इसका स्लोप उत्तर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इस अगर देखें, अगर ये प्लेट्यू इस तरीके से है, ऊपर ये उत्तर है, ये साउथ है, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है और नॉर्थ की साइड इसकी ऊंचाई कम है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको इस पठार के बारे में याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द बुंदेलखंड प्लेट्यू आर करेक्ट। बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में
निम्न में से कौन कौन से कथन सही है। सेनाइल टोपोग्राफी फाउंड ईयर, इसकी जो टोपोग्राफी है वह सेनाइल है। अब सेनाइल टोपोग्राफी क्या होती है, मान लीजिए एक बहुत लंबे एक कोई लैंड एरिया है और बहुत लंबे समय तक यहाँ पे मिट्टी का कटाव होता रहा, इरोजन होता रहा, तो इसके बाद जो इस मिट्टी की या फिर इस क्षेत्र की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, कोई किसी भी प्रकार की मिट्टी रही होगी, तो इतने लंबे समय के बाद यह अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो देती है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रहती, तो इसको हम बोलते हैं सेनाइल टोपोग्राफी। अब ये चीज़ यहाँ पे इसके लिए सही है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुंदेलखंड रीजन इज झांसी, बुंदेलखंड रीजन का जो सबसे बड़ा शहर है वो झांसी शहर है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के अंदर में आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, द साउथर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, कर्नाटका प्लेट्यू के दक्षिण भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैदान के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, निम्न में से कौन सी एक नदी अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन में दिए गए हैं इंद्रावती, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी भी इस अरब सागर में गिरती है, और ये दोनों की दोनों नदियां हैं जो ये रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये चीज़ भी एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। अब ये जो जिस स्थान पे ये नदी अरेबियन सागर में गिरती है उस स्थान को बोलते हैं खंबत की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबत। अगले क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर लूनी, निम्न में से कौन सी एक नदी लूनी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बनास। अब लूनी जो नदी है ये अरावली रेंज से निकलती है, पुष्कर के पास है अजमेर में, और ये जो रिवर है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, बाद में जाके यह नदी रन ऑफ कच्छ में गुजरात में जाकर एक तरीके से विलुप्त हो जाती है मैदानी क्षेत्र में ही। अगले क्वेश्चन में पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ लेक्स एंड देयर लोकेशंस आर करेक्ट। यहाँ पे एक साइड दी हुई है ये लेक नक्की, पुलिकट, लोनार और कोलेरू, और दूसरी दूसरी तरफ दिए हुए हैं ये राज्य। अब यहाँ पे बताना है हमें निम्न में से कौन कौन से युग्म सही से सुमेलित है, यानी कि करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, ये सभी के सभी मैच करेक्टली हैं। अब यहाँ पे नक्की जो झील है राजस्थान के अंदर है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आती है, लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर आती है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। अब लोनार झील के ऊपर आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि ये एक क्रेटर झील है। अब क्रेटर झील कौन सी होती है, मान लीजिए ये एक हमारा प्लेन लैंड है, कोई एस्ट्रॉइड यहाँ पे आके टकराता है और एक गड्ढा बन जाता है यहाँ पे, तो समय के साथ साथ यहाँ पे बारिश की वजह से या फिर दूसरे सोर्सेज की वजह से यहाँ पे पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये गड्ढा जो है एक झील की फॉर्म ले लेगा। तो ऐसी झीलों को हम बोलते हैं क्रेटर झील। तो ये जो लोनार झील है महाराष्ट्र के अंदर, ये एक क्रेटर झील है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ वाटरफॉल्स एंड द रिवर्स वेयर दे आर लोकेटेड आर करेक्ट। एक तरफ हमें यहाँ पे वाटरफॉल यानी कि झरने दिए हुए हैं, दूसरी साइड नदियाँ दी हुई है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन कौन से युग्म जो है सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है। वजराई झरना उर्मोदी नदी पे है, ये सही है। बरई पानी झरना ये बुदाबलंगा झील पे रिवर पे है, ये भी ठीक है। धुआंधार झरना जो है ये नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और कुंचिकल झरना भी बिल्कुल ठीक से लगा है, यहाँ पे वराई नदी के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन में पूछा है, साउथ वेस्ट मानसून रीचेस केरल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ऑफ द मंथ, निम्न में से किस समय पर साउथ वेस्ट मानसून केरल पहुंचता है। मान लीजिए ये हमारा साउथ इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमारा केरल का तट है ये। तो ये जो साउथ वेस्ट की मानसून की जो हवाएं आती हैं अरेबियन सागर की ओर से, ये सबसे पहले टकराती है इसी केरल के तट से, और यह समय होता है मई महीने का आखिरी, जो ये 25 तारीख से 30 तारीख के लगभग ये हवाएं केरल के तट तक आ जाती है। उसके बाद ये आगे जुलाई तक पहुँचते ही उत्तर प्रदेश तक आ जाती है, वेस्टर्न यूपी तक और दिल्ली एरिया में, और फिर ऊपर ये जम्मू एरिया से ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पे है पीर पंजाल रेंज, जो कि जम्मू और कश्मीर रीजन को अलग भी करती है, काफ़ी ऊंची रेंज है। यहीं पे हमारी जवाहर टनल है, तो इसके कारण ये मानसून की हवाएं ऊपर कश्मीर एरिया तक नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ तक ये लिमिट होकर रह जाती है, और जुलाई के एंड तक ये पूरी तरीके से भारत में फैल जाती है। उसके बाद ये मानसून रिट्रीट होता है, नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, एंड ऑफ मई मंथ। अगला क्वेश्चन है, कार्यवास सोइल, कार्यवास मिट्टी विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान ए लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहली चीज़
केसर भारत में उगता ही एक जगह पे है जो कि कश्मीर वैली में है, तो यहाँ पे आप सीधा भी लगा सकते थे कश्मीर हिमालय, यहाँ पे आंसर होगा। ये जो कार्यवास मिट्टी है इसके अंदर ये जाफरान उगाया जाता है, जो कि एक किस्म है हमारे लोकल केसर की, जो कि कश्मीर के अंदर उगाया जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि ये कहाँ पे मिलता है। ये कश्मीरी जो हिमालय है, हिमालयन पार्ट ऑफ कश्मीर है, यहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज इंटरनेशनली नोन एज ट्रोपिकल चेरनोजेम। निम्न में से किस मिट्टी को ग्लोबली इंटरनेशनली ट्रोपिकल चेरनोजेम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लैक सॉइल को। अब ब्लैक सॉइल को भारत में रैगुर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जो क्रॉप होती है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, वो उगाई जाती है गन्ना, शुगर केन व कॉटन। तो ये जो काली मिट्टी है भारत के अंदर, रैगुर सॉइल है, ये मेनली मिलती है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, और इन्हीं जगह पे सबसे ज़्यादा कॉटन या कपास उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्चिड। ऑर्चिड यानी कि बागानी। अब निम्न में से कौन से राज्य में सबसे सही कंडीशन है, वेदर कंडीशन है इस बागानी को करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्चिड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा बागानी होती है, फूल और ये जो छोटे छोटे सजावट के रूप में जो हम ये पौधों का इस्तेमाल करते हैं, इनको हम ऑर्चिड बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनकी खेती यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्न में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेशनल पार्क आर ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड एंड सी कोस्ट वेयर पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे हमें ये देखना है इंटीग्रल पार्ट वाली स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। इंटीग्रल पार्ट पीपल यहाँ पे नहीं होते, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। लोग यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो यहाँ का इंटीग्रल पार्ट हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत होगी। सेंचुरीज आर कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। ये जो सेंचुरीज जो क्षेत्र होते हैं, नेशनल पार्क ऊपर बताया गया था, नीचे सेंचुरीज बताई गई है। तो सेंचुरीज के अंदर जो एक पर्टिकुलर कोई स्पीस को चुन लिया जाता है और उसी के कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है बिल्कुल। बायोस्फीयर रिजर्व आर कनेक्टेड विद द हैबिटेट ऑफ ए पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर केवल एक पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल के हैबिटेट यानी कि उसका एक तरीके से उसका निवास स्थान एक तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोस्फीयर एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंदर एक नहीं बहुत सारी वाइल्ड स्पीसीज रहती हैं, और उनमें से कोई ये जरूरी नहीं है कि एक ही ऐसी स्पीसीज हो जिसके ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी स्पीसीज एक साथ वहाँ पे रह सकती है। बायोस्फीयर बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2 ओनली, केवल दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, जनवार और गंधार टर्मिनल पावर प्लांट यह कहाँ पे स्थित है। ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात के अंदर है ये, और इसको एनटीपीसी चलाता है। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, तो इस वजह से मैंने इसको एमसीक्यूज में डाल दिया। एसएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ पे है ये। विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड नियर द स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात के अंदर। यह प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब इसके इसके जस्ट बराबर में एक डैम है, एक बांध है, तो उस बांध का नाम है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार सरोवर डैम, और यह है नर्मदा नदी के ऊपर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि नर्मदा नदी के ऊपर है सरदार सरोवर डैम, और इसी के पास यह स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी किसी व्यक्ति की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की निम्न में से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले में दिया गया है हाई डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर। यहाँ पे मैनुअल लेबर जो एक तरीके से हाथों से काम करने वाले मजदूर होते हैं, मशीनों का कम इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ये चीज़ सही है या नहीं, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। यूज़ ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल होता है। ये बात पहली वाली स्टेटमेंट से ही हो गई कि मैनुअल लेबर ज़्यादा होगा तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होगा। अगली दी गई है यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर सोइल थ्रू फैलोइंग। यहाँ पे जो मिट्टी की जिसकी गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक क्षेत्र चुना जाता है, यहाँ पे खेती की जाती है, और कुछ जब यहाँ पे खेती हो जाती है उसके बाद इस पूरे एरिया को जला दिया जाता है, और ये जो मिट्टी है, जो राख से मिट्टी बनती है, और मिट्टी और राख का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फार्मर्स मूव कर जाते हैं दूसरे लैंड एरिया पे।
अब यहाँ पे खेती करते हैं, लेकिन जब तक ये इस दूसरे लैंड पे खेती करेंगे, पहले वाले लैंड अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो दोबारा से गेन कर लेता है। एक तो मदद मिलती है उसको जली हुई राख से, और दूसरा जो सोइल इरोजन होके, मिट्टी जो कटाव होके जो दूसरी जगह से विंड इरोजन के द्वारा यहाँ पे आती है, तो ये जो अपना अपनी जो एक तरीके से कल्टीवेशन पावर है, ये मिट्टी दोबारा से रीगेन कर लेती है। फिर दोबारा ये कहीं और दूसरे लैंड पे जाएंगे और घूम फिर के वापस इस लैंड पे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार के हम एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब यह मेनली जो प्रैक्टिस किया जाता है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इस्तेमाल होता है। और मेनली जो हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे भी ये देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर आर करेक्ट? भारतीय कृषि के बारे में निम्न में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया इन द वर्ल्ड। क्रॉपिंग पैटर्न इज डोमिनेटेड बाय सेरल क्रॉप्स। द एवरेज साइज ऑफ एन इंडियन फार्म होल्डिंग इज टू स्मॉल फॉर सेवरल एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे जो पर व्यक्ति लैंड आता है बहुत ज़्यादा कम है, तो हम यहाँ पे एक ही प्रकार की लगभग फसल उगा पाते हैं। जैसे आप वेस्टर्न यूपी में देखेंगे तो यहाँ पे मेनली शुगर केन या फिर वीट अनाज उगाया जाता है। आप हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पे आपको मेनली राइस और वीट यही फसल उगाएंगे। तो क्योंकि पर व्यक्ति जो लैंड है वो काफ़ी कम हो चुका है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो एरिएबल लैंड है वो भी भारत के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे सही है। और क्रॉपिंग पैटर्न जो भारत का है, इसमें सीरियल्स सीरियल्स यानी कि जो अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, इनका डोमिनेशन है। सबसे जो मेनली जो क्रॉप्स हमारे यहाँ पे उगाई जाती है, उसमें मेजर हिस्सा जो है वो इन सीरियल्स, मोटे अनाजों का ही होता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर करेक्ट अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर? निम्न में से कौन कौन से कथन प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में सही हैं? तो पहले में दिया गया है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एन एग्जांपल ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल गलत है। देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होता क्या है कि हम पेड़ उगाते हैं इसमें। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोई आम का बाग लगा दे, ठीक है, तो यहाँ पे हम आम के पेड़ लगा देंगे, और उसके बाद जब इस पे आम आएंगे, पक जाएंगे, तो हम उनको तोड़ के उनको मार्केट में बेच देंगे। तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। लेकिन जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर प्रति व्यक्ति जो खेत हैं, प्रति व्यक्ति लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, वो बहुत बहुत ही कम है। तो यहाँ पे कैश क्रॉप लगाना काफ़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि कैश कैश क्रॉप केवल बहुत ही बड़े लैंड एरिया पे लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे जो छोटे एरिया होते हैं, इन पे जो किसान होते हैं, जो छोटे एरिया के किसान हैं, वो मेनली अपने खाने पीने के लिए, जैसे कि वीट लगा लिया, राइस लगा लिया, तो अपने भरण पोषण के लिए कुछ फसलें लगा लेते हैं छोटे लैंड पे। इस टाइप के एग्रीकल्चर को हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल गलत है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर अलग चीज़ है, और ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। अगली चीज़ है, जनरली ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर आम के बाग वाला उदाहरण देके बताया कि बड़ा एक लैंड एरिया होता है, और यहाँ पे हम एक प्रकार के एक सिंगल क्रॉप लगाते हैं एक लार्ज स्केल में। अगली चीज़ है, इट हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का बिल्कुल इंटरफेस है, क्योंकि ये जो फसलें लगाई जाती हैं ज़्यादातर, इनका हमारा काम खुद से खाने के लिए नहीं होता, हम इनको खुद खाने के लिए नहीं लगाते, मेनली इंडस्ट्री में पहुँचाने के लिए इनको लगाते हैं। तो ये भी चीज़ बिल्कुल ठीक है। इट यूजेस कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। अब यहाँ पे जो इनपुट है उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पूंजी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब आप कोई भी बाग लगाइए, आपको इसमें लगाने के लिए, इन बागों को लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुरू में निवेश की ज़रूरत होगी, लेकिन बाद में इतने निवेश की ज़रूरत इसमें नहीं होती, क्योंकि बार बार वही प्लांट अगले अगले नए नेक्स्ट सीजन में आपको क्रॉप देते रहेंगे। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे 2 3 4 बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहली यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ए फार्मर हैज बीन यूजिंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। द क्रीप यील्ड बिगेन टू रिड्यूस इन स्पाइट ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब एक किसान है कोई, वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपनी क्रॉप्स पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहा है लंबे समय से, लेकिन एक समय के बाद जो उपज है उस क्रॉप की, उस फसल की, वह घट जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल रीजन एंड सॉल्यूशन? तो निम्न में से कौन कौन से इस चीज़ के कारण है और उसका क्या निम्न में से सॉल्यूशन है? तो ये जो पहली 2 स्टेटमेंट है ये कारण दिए गए हैं, और ये जो अगली 3 है ये इनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो पहला कारण दिया गया है, द सॉल्यूशन, द सोइल हैज़ बिकम मोर एसिडिक। सोइल जो है काफ़ी एसिडिक हो जाएगी,
और अगला दिया है सोइल, जो मिट्टी जो है वो है अल्कलाइन हो जाएगी। अब अल्कलाइन हो जाएगी तो एसिडिक कैसे होगी? अगर एसिडिक हो जाती है तो अल्कलाइन नहीं होगी। तो यहाँ पे एक ही चीज़ सही सही हो सकती है और वो है हमारा ऑप्शन ए, कोई सोइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि अल्कलाइन तो उसके उल्टा होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल ठीक है, कि हम अगर स्लेक लाइम मिलाए इस मिट्टी के अंदर तो इस मिट्टी की जो उपज है वह ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन एक कारण है और ऑप्शन 3 ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये इस चीज़ का सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अवेल द स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन? निम्न में से कौन से एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये स्टैटिस्टिकल मेथड को सांख्यिकी, एक तरीके से सांख्यिकी मेथड का इस्तेमाल करके क्रॉप कॉम्बिनेशन तैयार किया? तो ये थे हमारे ऑप्शन सी, वीवर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पोल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर? भारतीय तटीय पानी में पोल्यूशन का निम्न में से कौन सा एक मुख्य कारण है? ऑप्शंस में दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो उद्योगों से जो कचरा बाहर आता है वह। ऑयल स्पिल्स, अब ऑयल स्पिल्स क्या होती हैं? हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है वह इंपोर्ट करके मंगाया जाता है शिप्स में। अब मान लीजिए ये कोई शिप आता है किसी तट के पास और यहाँ से ये ऑयल पेट्रोलियम यहाँ से लीक हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑयल स्पिल, और यह एक मुख्य कारण है तटीय क्षेत्रों में पोल्यूशन का। अब अगला कारण दिया गया है म्युनिसिपल सीवेज, जो म्यूनसिपैलिटीज़ का जो हमारे कॉमन घरों से जो कचरा निकलता है वह, या फिर एरोसोल्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये सभी के सभी कारण हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है वह इंडस्ट्रियल एफिलेंट, जो इंडस्ट्री से जो कचरा बाहर आता है वह सबसे बड़ा कारण है। तो ये था एंड हमारे पार्ट 3 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन ज्योग्राफी का। अब इसके बाद पार्ट 4 लेकर हम आपके पास जल्दी आएंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाइए, यहाँ पे आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप यहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ के साथ साथ पुराने जो हमने लेक्चर अपलोड किए हैं उन सभी पीडीएफ्स भी आप यहाँ पे उन सभी पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आने वाले सभी पीडीएफ्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी।